हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 6 फरवरी और आज के वीडियो में हम 6 फरवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की एक PDF ई बुक हमने तैयार की है लास्ट 6 मंथ की। अगर आपको ये PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है ये जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की है, यानी पिछले 6 महीने के सभी जो उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको इसमें कवर किया गया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम पिछले वीडियो के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत घोषित किया है, इस गाने के मूल बोल किसने लिखे हैं, यानी इसको जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, राजा बढ़े। अगला है, भारतीय रेलवे कब तक देश के 8 विरासत मार्गों पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत करेगी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, दिसंबर 2023 तक। और 8 विरासत मार्ग यानी कि जो हेरिटेज मार्ग हैं वहाँ पे। अगला है, मार्च 2023 तक डिजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 4 और एयरपोर्ट पर ये लागू कर दी जाएगी। और यहाँ से ध्यान रखना है कि पहली जो डिजी यात्रा सुविधा शुरू की गई थी किस एयरपोर्ट पे, तो वो नाम याद रखेंगे आप, तो वो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो उसको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में। अगला है, किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो कांगो गणराज्य ने। अगला है, के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये फिल्म उद्योग से संबंधित थे। अगला है, हाल ही में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती है, तो ये जीती है साई संजय ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है, तो जोगिंदर शर्मा, इन्होंने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला है, हाल ही में मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, तो ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, इक्वेटोरियल गिनी की ये बनी है पहली प्रधानमंत्री महिला के तौर पे। तो दोस्तों ये पिछले वीडियो के क्वेश्चंस थे जिसको हमने रिवाइज किया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे US की परामर्श फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदित रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आंका गया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को US की एक परामर्श फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, इसके अनुसार जो है एक सर्वेक्षण हुआ और 78% रेटिंग के साथ ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आंके गए हैं। रेटिंग के अनुसार PM मोदी की जो रेटिंग है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो गए, इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, तो ये जो नेता हैं इन सबसे आगे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग। पोल ने रेटिंग के लिए 22 वैश्विक नेताओं का सर्वेक्षण किया। अनुसंधान फर्म द्वारा सर्वेक्षण किए गए 22 नेताओं में से जो PM नरेंद्र मोदी हैं वो शीर्ष पे रहे 78% रेटिंग के साथ। तो ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो है एक सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, और ये कौन सी रिपोर्ट थी, तो मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार एक सर्वेक्षण हुआ है, ये ध्यान रखना है ना। और ये US की एक फर्म है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे किस देश की है, US की। तो इसके अनुसार कौन जो है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता रहे, तो वो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला है, निम्न में से कौन सा दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि विश्व कैंसर दिवस और
अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस ये जो है 4 फरवरी को मनाई जाती है। दोस्तों विश्व कैंसर दिवस ये जो है कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2008 में जो है लिखे गए विश्व कैंसर घोषणा के लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और इस दिवस का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा इसको जो है कंट्रोल किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, किसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, तो यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है इस दिवस का। इस साल 2023 की थीम क्या रही, तो वो भी ध्यान रखेंगे, क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग और वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। ये 2023 की थीम रही है विश्व कैंसर दिवस की। अब इसके अलावा और कौन सा दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। और ये जो दिवस है इसकी स्थापना 21 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो सामंजस्य में मतभेद। देखिए यहाँ से ये दोनों दिवस याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस ये भी 4 फरवरी को। अगला है, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश के मंदसौर में। दोस्तों एशिया का जो पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है, एशिया का ये पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, राज्य भी याद रखेंगे मध्य प्रदेश और शहर कौन सा है, तो मंदसौर। यहाँ पे जो है ये दिवस, ये जो फेस्टिवल था ये 5 दिवसीय था, यानी 1 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई थी और ये 5 दिवसीय फेस्टिवल था। मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने मंदसौर में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखना यहाँ से आपको कि एशिया का जो पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है वो कहाँ पे आयोजित किया गया, तो इसका जो आयोजन है वो किया गया है मध्य प्रदेश के मंदसौर में। ठीक है, 1 फरवरी को स्टार्ट हुआ और 5 फरवरी तक ये जारी रहा, क्योंकि 5 दिवसीय ये फेस्टिवल था। अब दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड है फ्लोटिंग फेस्टिवल, तो ये कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि फ्लोटिंग फेस्टिवल है क्या। तो देखिए फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता हुआ। ठीक है, अब ये फेस्टिवल कैसा फ्लोटिंग फेस्टिवल है, तो यहाँ पे जो है पानी में ही फ्लोटिंग मार्केट यहाँ पर रहे, इसके अलावा बोट स्पा, बोट सफारी है ना, और इससे और भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो पानी के माध्यम से वहाँ पर आयोजित की गई। तो ये आप समझ सकते हैं कि फ्लोटिंग फेस्टिवल था। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि दुनिया का पहला जो फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है वो आईआईटी कानपुर ने बनारस में बनाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि दुनिया का पहला जो फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है वो आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया, कहाँ पे, बनारस में। तो उसका भी मतलब यही था कि जो सीएनजी स्टेशन था वो फ्लोटिंग था, यानी कि चलायमान था, तैरता हुआ था। इसी तरह से समझ सकते हैं कि फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में मंदसौर शहर में। अगला है, ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड में। दोस्तों भारत का पहला जो हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना है ये ल्यूमिनस द्वारा उत्तराखंड में बनाया जाएगा। रुद्रपुर स्थित नया विनिर्माण संयंत्र 2023 के अंत तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। अत्याधुनिक फैक्ट्री आवासीय और व्यावसायिक दोनों उपयोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सौर पैनलों के डिजाइन और निर्माण के लिए नवीनतम तकनीकी से लैस होगी। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जाएगा उत्तराखंड में। और किसके द्वारा, तो ल्यूमिनस कंपनी के द्वारा ये बनाया जाएगा। अगला है, 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में शुरू हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, महाराष्ट्र में। दोस्तों 96वां जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन है
कौन सा है, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। ये 3 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में शुरू हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और स्कूल शिक्षा तथा मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। प्रथम मराठी साहित्य सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो 1878 में पुणे में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे की अध्यक्षता में ये आयोजित किया गया था। और इस बार यानी 2023 में ये 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित क्वेश्चन एक याद रखेंगे कि हाल ही में महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला था उसका नाम चेंज किया गया और औरंगाबाद जिले का नाम बदल करके क्या किया गया, तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट था इसका नाम जो है चेंज किया गया और संभाजी नगर इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना है, संभाजी नगर जो है इसका नाम कर दिया गया औरंगाबाद का। और एक और डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का ही, उस्मानाबाद। ठीक है, उस्मानाबाद, इसे भी ध्यान रखना है आपको, उस्मानाबाद, उस्मानाबाद। तो जो उस्मानाबाद था, उस्मानाबाद, इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम किया गया धाराशिव। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। जो उस्मानाबाद था इसका नाम धाराशिव किया गया और जो औरंगाबाद था इसका नाम संभाजी नगर किया गया और ये कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन महाराष्ट्र से और याद रखेंगे कि देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन जो है वो कहाँ पे किया गया, तो वो मुंबई में किया गया। और क्वेश्चन एक और याद रखेंगे यहाँ से कि देश की जो पहली वाटर टैक्सी है वो कहाँ पे शुरू हुई, वो भी मुंबई में ही शुरू की गई। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला है, भारत की किस कंपनी ने हाल ही में इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अडानी ग्रुप ने। दोस्तों भारत की अडानी ग्रुप ने हाल ही में 1.2 अरब डॉलर में इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। इस सौदे के तहत अडानी समूह तेल अवीव में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित करेगा। तो याद रखेंगे आप ये, क्योंकि दूसरे कंट्री में जो है किसी बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है, तो किसके द्वारा, तो ध्यान रखना है भारत का जो अडानी ग्रुप है इसके द्वारा ये किया गया है, इजराइल में जो हाइफा बंदरगाह है उसका अधिग्रहण। ठीक है, कितने में, तो ध्यान रखना है 1.2 अरब डॉलर में ये अधिग्रहण किया गया है। अगला है, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान PM कुसुम योजना का कब तक विस्तार किया, तो यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, मार्च 2026 तक। दोस्तों सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी PM कुसुम योजना, ये आपने सुना होगा PM कुसुम योजना, तो इसका जो है विस्तार किया गया, आगे बढ़ाया गया, मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, कारण क्या रहा, क्यों इसको बढ़ाया गया, तो ये कोविड अनिश्चितता के कारण अब तक वांछित परिणाम नहीं दे सका, यानी जो लक्ष्य रखा गया था वो इसमें पूरा नहीं हुआ, इसी वजह से इसको आगे बढ़ाया गया। और कारण क्या रहा, तो कोविड की वजह से। PM कुसुम जो योजना है ये 2019 में लॉन्च की गई थी, किस उद्देश्य के साथ, तो 34,422 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 2022 तक 30,800 मेगावाट की सौर क्षमता जोड़ना इसका लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये साल 2022 तक नहीं हो सका, तो इसी वजह से इस योजना को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है 30,800 मेगावाट की सौर क्षमता लाना, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। 2019 में शुरू की गई थी PM कुसुम योजना। अगला है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया गया, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने 4 फरवरी को जम्मू कश्मीर के बाग-ए-बहु में एक्वाप्लेक्स ग्राउंड में सरस आजीविका मेला 2023 का उद्घाटन किया। मेले में देश भर के लगभग 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी हो रही है, यानी राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उन सबको मिलाकर के कितने, तो 25 जो राज्य और यूटी हैं उनसे महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी होगी। 11 दिवसीय ये मेला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला मेला है, तो ये ध्यान रखेंगे
यह मेगा इवेंट ग्रामीण SHG महिलाओं को अपने स्वनिर्मित उत्पादों को बेचने और बढ़ावा देने और विभिन्न बिक्री प्लेटफॉर्मों के साथ विपणन संबंध बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो मेला है सरस आजीविका मेला, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है, जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं तो वो जो है इसमें हिस्सा लेंगे और अपने स्वनिर्मित जो उत्पाद हैं उसको बेचेंगे। इसके अलावा उसको जो है इस मेले के माध्यम से बढ़ावा मिलेगा और कई सारे जो प्लेटफॉर्म हैं उससे भी वो जुड़ सकेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, सरस आजीविका मेला 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला है दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आप लोग याद रखेंगे कि देश की पहली जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत है वो कौन सी है? तो वो ध्यान रखना है आपको, पल्ली पंचायत, और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। अगला है, हाल ही में 36वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। दोस्तों 3 फरवरी 2023 को जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के जगदीप धनखड़, इन्होंने फरीदाबाद हरियाणा में 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किया। ये एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हरियाणा सरकार द्वारा 4 से 25 फरवरी 2023 तक बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है। ये दुनिया भर में कलाकारों के लिए अपनी संस्कृति और प्रतिभा दिखाने का एक मंच है और ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है इसका उद्घाटन किसने किया? तो जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे? तो ध्यान रखना है फरीदाबाद हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया। 4 से 25 फरवरी 2023 तक ये आयोजित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, राजीव सिंह रघुवंशी। यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों राजीव सिंह रघुवंशी को जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया। संघ लोक सेवा आयोग ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI के रूप में डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी के नाम की सिफारिश की है। DCGI है क्या? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये है क्या? तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO का प्रमुख है जो देश भर में दवा आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। DCGI, ठीक है, तो दवाओं से संबंधित है ये, ध्यान रखना है इस बात को। और इसका जो प्रमुख है वो किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखना है आपको, राजीव सिंह रघुवंशी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये थे 6 फरवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये पिछली वीडियो का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शुभमन गिल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले। और इसका जो आंसर है लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही किया। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गाँव का नाम बदल करके क्या रखा? तो यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।